एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी रीर नवंबर 2025 में बढ़कर 104.76 तक पहुंच गया है, जो अक्टूबर में 103.92 था। रीर दरअसल ये बताता है कि पाकिस्तानी करेंसी अपने बड़े तिजारती पार्टनर्स की करेंसीज के मुकाबले में कितनी मजबूत या कमज़ोर है। इसकी सादा सी मिसाल यूँ है कि आपके मुल्क में तैयार शुदा अशिया की कीमत किसी ऐसे मुल्क में क्या है जिससे आप तिजारत करते हैं। मान लें कि अगर एक बास्केट में मौजूद चीज़ों की कीमत आपके मुल्क में 100 रुपये है और उन्हीं चीज़ों की कीमत किसी दूसरे मुल्क में जिससे आप तिजारत करते हैं 100 के बजाय वहाँ पर 90 रुपये है, तो इस तरह ये साबित हुआ कि आपकी करेंसी की वो वैल्यू नहीं है जो किसी दूसरे मुल्क की करेंसी की है। रीर अगर बढ़ जाए और 100 से ऊपर चला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्की अशिया गैर मुल्की ख़रीदारों के लिए महंगी हो रही हैं, जबकि इस सूरत में गैर मुल्की अशिया मुल्क के अंदर निस्बतन सस्ती हो जाती हैं। इस तरह इम्पोर्ट की जाने वाली अशिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या गाड़ियाँ सस्ती महसूस हो सकती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने वाले कारोबार को आलमी मंडी के मुकाबले में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जिससे मुल्क में रोज़गार के मौके भी कम होते हैं। जब ये इंडेक्स 100 से ऊपर हो तो इसका मतलब ये होता है कि मुल्की एक्सपोर्ट्स महंगी और नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, जबकि इंपोर्ट निस्बतन सस्ती हो जाती हैं। और यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2025 में रीर माहाना इस बुनियाद पर इसमें 0.8% का इजाफा हुआ है, जबकि सालाना बुनियाद पर यह 1.7% ज़्यादा रहा है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यह सतह गुज़िश्ता 10 साल की औसत से भी ज़्यादा है, जो इस बात को जाहिर करता है कि पाकिस्तानी रुपया खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कदरे ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टेट बैंक ये वाज़ेह करता है कि रीर का 100 से ज़ायद होना या उससे हटना किसी भी सूरत करेंसी की असल या बैलेंस्ड वैल्यू को जाहिर नहीं करता। इसी दौरान नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी नीर में भी नवंबर 2025 में मामूली इजाफा हुआ, मगर सालाना बुनियाद पर इसमें कमी रिकॉर्ड की गई। यह फ़र्क जाहिर करता है कि आलमी कीमतों को और महंगाई ने ऊपर की तरफ धकेला है। करंट अकाउंट के महाज पर नवंबर 2025 में पाकिस्तान ने $100 मिलियन का सरप्लस रिकॉर्ड किया है, जो बुनियादी तौर पर इंपोर्ट्स में नुमाया कमी की वजह से मुमकिन हुआ। लेकिन दरअसल ये कमी आलमी सतह पर तेल और कमोडिटीज़ की कीमतों में कमी से इंपोर्ट बिल कम होने के बाद हुई है, जबकि रेमिटेंसेज अब भी ज़्यादा रही हैं। इसके बरक्स एक्सपोर्ट्स में 10% से ज़्यादा की कमी देखने में आई है, जो रीढ़ के बढ़ने का एक मनफी असर समझा जा सकता है। स्टेट बैंक ने रीढ़ में इजाफे के जवाब में डायरेक्ट करेंसी मार्केट में मुदाखलत के बजाय मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी को तरजीह दी। दिसंबर 2025 में पॉलिसी रेट में कमी इसी हिकमत अमली का हिस्सा है, ताकि महंगाई पर काबू रखते हुए माशी सरगर्मी को सहारा दिया जा सके। मजमूई फॉरेन रिजर्व में नुमाया बेहतरी आई है, मगर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अब ज़रूरी हैं। इनकी स्पीड इतनी स्लो क्यों है, अब कैसे इस सूरत हाल में इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब साबिक वज़ीर हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं, हमारे मुल्क के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स मुकाबलतन पीछे जा रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। करंट अकाउंट हमारा नवंबर में ज़रूर सरप्लस है, लेकिन ओवरऑल हम अभी भी नेगेटिव में चल रहे हैं। रेमिटेंसेज में तो इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट्स को हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सूरत हाल में बेहतरी कैसे आएगी ओवरऑल? देखिए, बात यह है कि इसमें हर चीज के पीछे हमें एक ही चीज मिलेगी और वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली और गैस की कीमतें हैं और मार्कअप है, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, जिसकी वजह से हम अनकॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। तो वो चीज इस चीज की है कि जो IMF भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी, और अभी प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कई दिनों से कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात की, रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है। उसका मतलब ये है कि बिजली में तकरीबन 1000 अरब रुपए साल का हम लॉस कर रहे हैं, जिसमें लाइन लॉसेस भी हैं, जिसमें बिल नॉन पेमेंट भी है, और जिसमें इस तरह के दूसरे मसाइल भी हैं, थेफ्ट भी है। तो इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होगा। जब हम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी तकरीबन 6 रुपए पर यूनिट आसानी से कम हो जाएगी। तो ये है इस मसले का सही हल। बाकी जो आपने कहा कि जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अभी तो सरप्लस था नवंबर में, लेकिन ये कि एंड जब ये साल खत्म होगा यानी जून में, तो उस वक्त तक हम ये समझते हैं कि ये तकरीबन 1-2 अरब डॉलर या सरप्लस होगा या खसारा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसलिए कोई इकॉनमी की ऐसी कोई बुरी सिचुएशन नहीं है और ये इंशाल्लाह कंट्रोल में ही रहेगी। लेकिन असल चीज ये है कि अगर हमें, जैसे आपका क्वेश्चन था कि अगर हमें एक्सपोर्ट में इजाफा करना है, और IMF ने भी जो कहा है कि जी हमारी शायद 45 अरब डॉलर तक होगी, जबकि हमारे अपने गवर्नमेंट के टारगेट्स जो हैं वो $60 बिलियन हैं, और हमारी अपनी जो FPCCI में रिसर्च है, हम कहते हैं कि $100 बिलियन भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये सिर्फ कॉस्ट के मसले हल हो जाए।
तो अब जाहिर साहब ये कॉस्ट का मसला हल करने के लिए तो हुकूमत पिछले 1.5-2 साल से बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन ये अभी भी हल हो नहीं पा रहा है। तो ये अब कैसे ये हल होगा? आगे पीछे हमने गुजरे हुए टाइम में IPP से भी बात कर ली, उनसे भी हर तरह के मुज़ाकरात हो गए, जो हुकूमत कर सकती थी वो सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो अब आने वाले दिनों में क्या उम्मीद लगाएं? देखिए, गवर्नमेंट ने उसमें 2 स्टेप्स लिए हैं। एक स्टेप तो यह है कि वो बिजली में उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है और उसको 800 मेगावाट बिजली उन्होंने सैंक्शन की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये आप बिजली जो है ये ऑक्शन के जरिए आप बेचें। अब वो ऑक्शन करके वो यानी उसमें जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो नहीं डाले उन्होंने, तकरीबन 18-20 रुपए पर यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने जो एक्चुअल बिजली की जो रियल कॉस्ट है वो उस कंपनी में उन्होंने डाली है और उसको कहा कि अब आप ये ऑक्शन से बेचें। इन अदर वर्ड, इसका मतलब ये है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है वो 2-2 मेगावाट 3-3 मेगावाट भी अगर लेंगे तो 400-500 इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसको बिजली सस्ती मिल सकेगी और इस तरीके से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला हल हो सकेगा। ये गवर्नमेंट की एक थ्योरी है। अब ये कामयाब होती है या नहीं होती ये अभी देखना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने एक हल तो ये निकाला है। दूसरा हल वही है जो मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप बिजली और इसके लाइन लॉसेस ठीक नहीं करेंगे, चोरी को नहीं रोकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये एक्चुअली ये आपका मसला जो है ये रिजॉल्व हो नहीं सकता। तो बाकी आपने ये कहा था कि इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जी, तो उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। असल में बात यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, GDP ग्रोथ जो है वो बड़े अरसे से स्टैग्नेंट है और इस साल भी शायद 3.6% पे होगी। अब गुर्बत बढ़ रही है, लोगों को रोजगार देना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंपोर्ट को ईज आउट किया है ताकि लोगों को अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही तो चले इंपोर्ट के जरिए, आल दो कि उसका हमारे उस पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे असर पड़ेगा, लेकिन वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है फॉरेन रेमिटेंस से। तो इसलिए गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये है कि थोड़ी सी अगर हम उसको ईज आउट करें, इंपोर्ट थोड़ी सी अगर बढ़ भी जाती हैं तो उससे एटलीस्ट लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को थोड़ा सा GDP में भी इजाफा होगा। तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि, और हमें उसमें असल में थोड़ी सी स्पेस इसी वजह से मिल गई है कि हमें जो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें इजाफा हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट में IT में इजाफा हुआ है और IT की 17% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कदरे कम हुई है, लेकिन ये कि IT की एक्सपोर्ट और मजीद भी बढ़ सकती है। तो आगे चल के मुझे यही लग रहा है कि इंशाल्लाह ये थोड़ी सी अगर इंपोर्ट बढ़ भी जाती है, इवन देन सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में ही होगी। तो ज़ाहिर साहब, रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारी हुकूमत ने टाइमली काम नहीं किया, उस पर शिफ्ट नहीं हुई, ज़ाहिर जिसका खमियाजा आज हमारी इंडस्ट्री भुगत रही है बड़े पैमाने पर। तो अब अपने ओन पर अगर इंडस्ट्री या बड़े मैन्युफैक्चरर्स इस वक्त शिफ्ट हुए भी हैं बहुत सारे सोलर पर, और अब मज़ीद अगर ये शिफ्ट होते हैं तो उससे ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मसला किसी हद तक कंट्रोल में आ सकता है, या जब तक हुकूमत कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगी उस वक्त तक ये हल तलब ही रहेगा? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन उसका भी इशू ये है कि चूंकि हमने कैपेसिटी चार्जेस पे करने हैं, तो जितना भी आप ग्रिड से बिजली लेना कम करेंगे और अपने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएंगे, सोलर पे या विंड पे, तो इसका मतलब है कि ग्रिड से बिजली फिर आप कम ले रहे होंगे। तो जब आप ग्रिड से बिजली कम ले रहे होंगे तो फिर आपको कैपेसिटी चार्जेस पे करना पड़ेंगे, जो 21 रुपए पर यूनिट इस वक्त है कैपेसिटी चार्जेस। तो ये जो सिचुएशन है, ये मतलब ये है कि अगर एक तरफ हम जाते हैं कोई हल निकालने तो दूसरी तरफ सिचुएशन खराब हो जाती है। तो उसका हल एक ही है कि आप बेशक सोलर पे जाएं, विंड पे जाएं, और जितनी कैपेसिटी आप इंस्टॉल करें वो जो आपकी फ्यूल की सेविंग होती है उससे आप ये जो IPPs हैं इनको परचेज कर लें। इनको जब आप परचेज कर लेंगे तो फिर इनके कैपेसिटी चार्जेस के पैसे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो यही इसका हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और अब जिस तरह हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने जा रही है, तो उससे कहीं फिर ये मामला बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। अभी इनिशियली तो सिर्फ 3 डिस्कोस का नाम है, लेकिन उसके बाद मजीद भी डिस्कोस की बारी आनी है। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो सबसे जो लॉस मेकिंग डिस्कोज हैं वो आपकी हैदराबाद है, सखर है और कोयटा है। यानी कोयटा में तो तकरीबन 80% लॉस है, सखर में भी 60% है और हैदराबाद में भी यही 40-50% है। तो ये जो लॉस मेकिंग डिस्कोज हैं इनको डिस्पोज ऑफ करना ही असल में अवलीन जरूरत है कि इनको फौरी तौर पे प्राइवेटाइज किया जाए। जो मैंने अभी आपसे कहा था कि 1000 अरब रुपए के हमारे जो लॉसेज हैं सालाना,
वो इसी तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं। और जो एक और लॉस मेकिंग हमारा जो शोबा है वो SOEs हैं, तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, उनमें भी तकरीबन 800,000 अरब रुपए हम साल का लॉस करते हैं, तो उनको भी प्राइवेटाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां जाहिद हुसैन साहब साबिक वजीर साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। IT एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है, वो सालाना बुनियादों पर कहाँ तक जा सकती हैं, एक ब्रेक के बाद डिटेल से बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।